आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही विशेष टॉपिक की। आपने देखा होगा कि जितने भी रेगिस्तान के पौधे होते हैं, इन पौधों में कांटे होते हैं, इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, नुकीली होती हैं, प्लस इनकी जड़ें बहुत गहराई तक गई होती हैं। जो भी जीव रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जिनको बोलते हैं शुष्क त्वचा। आपने क्रोकोडाइल भी देखा है, आपने रेटल स्नेक देखा है, या आपने गिरगिट्स को देखा है जो कि रेगिस्तान में पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं जानवर, उनके ऊपर, उनकी बॉडी पर आपने एक मोटी फर की लेयर देखी होगी, जैसे भेड़ में होती है, पोलर बियर में होती है। और साथ ही आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी टहनियाँ बड़ी लंबी सी होती हैं, पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और नुकीली सी होती हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो इन सभी चीज़ों के पीछे एक बहुत ही विशेष कारण है और वो कारण है एडॉप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। तो आप देख रहे हैं ब्रिलियंट विजन। मैं जितेंद्र मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से धन्यवाद। नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन इन। ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये उन जीवों को अपने माहौल में ढलने के लायक बनाती हैं और इसी क्रिया को हम अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एडॉप्टेशन इज़ अ क्वालिटी ऑफ विच मेक लिविंग बीइंग टू एडॉप्ट इन ए प्लेस और एटमॉस्फेयर। यानी कि एडॉप्टेशन, हिंदी में अनुकूलन, एक ऐसा विशेष गुण होता है जो किसी भी जीव को उसके माहौल में जीने लायक बनाता है, जिसको आप बोलते हैं अनुकूलित हो जाना, बहुत सरल भाषा में ढल जाना। कभी भी अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहाँ जाने से पहले आप अपना HB टेस्ट करवाएं, हीमोग्लोबिन टेस्ट, और यहाँ से जाने के एक हफ्ते के बाद आप उस पहाड़ी इलाके में भी अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं तो आपका हीमोग्लोबिन पहले से बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप प्लेन एरियाज़ में यानी समतल एरिया में रहते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे G यानी ग्रेविटी की वैल्यू भी घटती जाती है और साथ में ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी घटती जाती है। तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में RBCs यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएँ बन जाती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को लाती ले जाती हैं। इसीलिए हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है। एडॉप्टेशन नाम का वर्ड एडाप्टेयर से लिया गया है जो कि एक लैटिन वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है योग्य बनाना, मेक एबल। यानी कि किसी भी जीव को या किसी भी पौधे को वो जिस भी माहौल में रहता है, जिस भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहता है, उस वातावरण के हिसाब से उसको ढालने में मदद करना जिससे कि वो वहाँ पर जीवित रह सके। जैसे आपने देखा है कि मेढक को हम एम्फीबियन कैटेगरी में रखते हैं। एम्फीबियन कैटेगरी का मतलब होता है उभयचर। उभय का मतलब दोनों जगह चर में निवास करने वाला। तो मेढक एक ऐसा जीव है जो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, यानी जलीय प्राणी भी है और स्थलीय प्राणी भी है। मेढक की ज़िंदगी की शुरुआत जल में होती है और ज़िंदगी की बाकी लाइफ साइकिल ज़मीन पर बीतती है और मेढक पानी और ज़मीन दोनों के बीच में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, इसलिए एम्फीबियन कहलाता है। तो यानी मेढक के अंदर पानी में भी रहने लायक और ज़मीन पे भी रहने लायक अनुकूलन है। कैसे? मेढक के अंदर पानी में सांस लेने के लिए गिल्स होती हैं जिनको हम गलफड़े कहते हैं, और मेढक जब ज़मीन पर रहता है तो ये अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेता है, और जब पानी के अंदर रहता है तो अपनी स्किन यानी त्वचा के द्वारा सांस लेता है। तो मेढक के अंदर ये एडॉप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता नेचर ने दी है जिससे दोनों स्थान पे वो रह सके। आगे बढ़ने से पहले हम दो वर्ड्स को समझते हैं। पहला वर्ड है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब इंग्लिश में होता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन DNA ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी किसी भी वातावरणीय कारक के कारण, ताप, दाब, टेम्परेचर, इन सब के कारण जो भी अचानक परिवर्तन किसी व्यक्ति या किसी भी
जीव के डीएनए में आती है उसी को हम उत्परिवर्तन यानी इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। और ये थ्योरी ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी इवनिंग प्रिमरोज नाम के पौधे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि उत्परिवर्तन ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी और इवनिंग प्रिमरोज पौधे में उन्होंने इसकी स्टडी की थी। तो ऐसे में क्या होता है कि डीएनए में अचानक चेंजिंग आती है और ये चेंजिंग लाभदायक भी हो सकती है और नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन ये टॉपिक आपके उत्परिवर्तन के लिए नहीं, मैंने केवल वर्ड आपको समझा दिया कि म्यूटेशन है क्या। ऐसे एक वर्ड है उभयचर एम्फीबियन। मैंने भी आपको समझाया था कि जो भी जीव पानी में और ज़मीन पर दोनों में रह सके उनको हम उभयचर जीव कहते हैं। जैसे कि पौधों में ब्रायोफाइटा फाइलम है और जंतुओं में मेढक है, ये आपके उभयचर में एम्फीबियन में आते हैं। अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है संरचनात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन, और दूसरा है शारीरिक, जिसको बोलते हैं फिजिकल एडॉप्टेशन, और तीसरा होता है व्यवहारिक, जिसको बोलते हैं बिहेवियरियल एडॉप्टेशन। तो अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों तरह के एडॉप्टेशंस सभी जीवों में पाए जाते हैं, चाहे वो पौधे हों और चाहे वो जंतु हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जंतुओं में अनुकूलन किस तरह का होता है। अगर हम डेजर्ट एडॉप्टेशन की बात करें तो जो भी जानवर रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनमें रेगिस्तान के माहौल में ढलने लायक बहुत ढेर सारे गुण होते हैं और इसी को हम डेजर्ट एडॉप्टेशन यानी रेगिस्तान में अनुकूलन कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में सबसे बढ़िया हम देखें तो ऊँट को आपने देखा है कि ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं। गद्देदार इसलिए होते हैं जिससे कि ऊँट के पैरों का क्षेत्रफल बढ़ जाए और ऊँट बालू के ज़्यादा एरिया को कवर करे, जिससे बालू पर प्रेशर कम पड़े और उसके पैर उसमें धंसे नहीं। तो ये एडॉप्टेशन किस में है? ऊँट में। ऐसे ही ऊँट के जो होंठ होते हैं ये मोटे होते हैं, जिससे कि ऊँट आसानी से रेगिस्तान के कांटे भरे पेड़ों को खा सके और अपना जीवन वहाँ पर यापन कर सके। ऊँट में आपने देखा होगा कि उसके पास कुबड़ होती है और कुबड़ में वसा का संचय होता है, जिससे उस ऊँट को लंबे समय तक बिना खाने के ऊर्जा मिलती रहे। और ऊँट के कानों में बड़े बड़े बाल होते हैं जो कि उसे धूल से और रेगिस्तान के रेत से बचाते हैं। तो ये सारे एडाप्टेशन सिर्फ ऊँट में ही क्यों पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि ऊँट को अपनी ज़िंदगी रेगिस्तान में गुजारनी होती है, इसलिए नेचर ने उसको इस तरह का अनुकूलन प्रदान किया है। साथ ही रेगिस्तान में जो मकड़ियाँ होती हैं और जो सांप होते हैं या साथ में जो गिरगिट होते हैं, इन सभी की त्वचा पर एक मोटी सी आवरण होती है जो बहुत सूखी होती है। और सूखी होने का मतलब ये है कि जब भी कभी शाम हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें और जब भी धूप निकले तो धूप को ये रिफ्लेक्ट कर सकें, यानी हिंदी में परावर्तित कर सकें और अपने शरीर के तापमान को बनाए रखें। तो ये भी क्या है? ये एक विशेष अनुकूलन है जो नेचर ने डेजर्ट एनिमल्स में दिया है। अब डिस्कस करते हैं एडॉप्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको आप सरल भाषा में सवाना के नाम से जानते हैं। सवाना उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े लंबी लंबी घासें होती हैं और कोई भी जानवर उस घास के मैदान में अपने आप को छिपा सके। तो ऐसे मैदानों में चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है, जीवन का जो संघर्ष है उसका स्तर उच्च होता है। तो ऐसी कंडीशन में जीवों को बहुत ज़्यादा तेज़, चालाक और सतर्क रहना होता है और ऐसी एडॉप्टेशन उनको उस माहौल में ढलने में मदद करती है। जैसे आपने देखा है कि चीता इस क्षेत्र में पाया जाता है और वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये ऐसा क्यों? जिससे कि वो अपने शिकार को बहुत आसानी से घास के उस मैदान में पकड़ सके। सेम ऐसे ही छिपकली अपने दुश्मन को डराने के लिए अपनी पूंछ को काट देती है, जिससे कि दुश्मन डर जाता है और छिपकली सेफ रहती है। शेर घात लगा कर शिकार करता है और लकड़बग्गे झुंड में शिकार करते हैं। तो ये सारे गुण एडॉप्टेशन ही है, क्योंकि अगर इनको सवाना क्षेत्र में जीवित रहना है तो अपने आप को उस माहौल में ढाल कर रहना है और इसी एडॉप्टेशन को हम अनुकूलन के नाम से जानते हैं। अगर ये सारे गुण इन सभी जीवों में ना पाए जाएं तो ये उस सवाना क्षेत्र में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इनका अंत हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र वो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो कि ध्रुवों के आसपास होते हैं और वहाँ पर हमेशा बर्फ़ की चादर ढकी होती है, जैसे उत्तरी ध्रुव है और हमारे दक्षिणी ध्रुव है। तो आर्कटिक क्षेत्रों में यानी ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में
विषम परिस्थितियों में जो भी जंतु होंगे उनको जीवित रहने के लिए कुछ ऐसा होना होगा जिससे उस वहाँ की विकराल ठंडक को बर्दाश्त कर सकें। तो अगर आपने पोलर बियर को देखा होगा तो पोलर बियर की बॉडी पर एक बहुत मोटी सी फर होती है जो ताप को, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को और बॉडी के टेम्परेचर को एक दूसरे से काट देती है और वो भालू उस अधिक ठंडे क्षेत्र में भी अपने आप को जीवित रखने में सहायक रहता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो सील होती है, सील इसके पास बॉडी में बहुत ढेर सारा फैट का डिपोजिशन होता है, यानी इसकी त्वचा पर बहुत ज़्यादा वसा का स्टोरेज होता है और ये वसा उसको ऊर्जा भी देती है, साथ में ताप देती है। इसीलिए सील बहुत वसीय होती है, यानी बहुत ज़्यादा मोटी होती है। साथ ही जो ध्रुवीय भालू होते हैं या जो भी ध्रुवीय जानवर होते हैं, इनके पैर मोटे गद्देदार होते हैं और क्षेत्रफल में बड़े होते हैं, जिससे कि जब ये पैर बर्फ़ पर पड़े तो ज़्यादा एरिया कवर करे। जैसे ऊँट के पैर पड़ते थे रेगिस्तान में, तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो भुरभुरी बर्फ़ पर इनको चलने में मदद मिलेगी। ये भी क्या है, एक विशेष तरह का एडॉप्टेशन है। साथ ही पेंगुइन आपने देखा होगा कि ब्लू कलर की होती हैं और ब्लू और वाइट कलर की, और वो हमेशा ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और वो एक पक्षी हैं। लेकिन पक्षी होते हुए भी वो वसीय हैं, यानी फैटी हैं, जबकि पक्षी में फैट नहीं होता है क्योंकि बॉडी का वज़न जितना कम होगा उड़ने में उतनी मदद मिलेगी। लेकिन पेंगुइन है तो पक्षी मगर ना तो उड़ती है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में है और वसीय होती है। और वसीय क्यों? जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और एटमॉस्फेयर के लो टेम्परेचर का इन पर कोई असर ना हो। यही है स्पेसिफिक एडॉप्टेशन इन द आर्कटिक एनिमल्स। अब डिस्कस करते हैं एडॉप्टेशन इन एम्फीबियंस। मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि एम्फीबियंस यानी उभयचर वो जीव होते हैं जो पानी में भी और ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को पूरा करते हैं, यानी उनके लाइफ साइकिल पानी और ज़मीन दोनों पर कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल है मेढक। तो मेढक की अगर हम बात करें तो मेढक एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने आप को पूरी तरह से पानी में भी जीवित रह सकता है और पूरी तरह से ज़मीन पर भी जीवित रहता है। और मेढक की जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र, इन दोनों कंडीशंस में ही पूरी होती है। तो मेढक में एडॉप्टेशन कौन कौन से हैं? पहला एडॉप्टेशन कि मेढक की जो त्वचा होती है इस पर एक लसलसा पदार्थ होता है जो इसको पानी से बचाता है, साथ में दुश्मनों से बचाता है। मेढक का जो पैर होता है, फीट जिसको आप पैर बोलते हो, वो वेब फीट होता है। जैसे हमारी उंगलियां खुली हुई हैं, मेढक की सारी उंगलियां जुड़ी होती हैं, जिससे पतवार काम करती हैं और पानी को पीछे हटा सकें। तो ये भी क्या है, एक अनुकूलन है। मेढक की पिछली टांगें लंबी होती हैं, ये ज़मीन पर उसे लंबे लंबे जंप लगाने में हेल्प करती हैं। ऐसे ही मगरमच्छ जो होता है इसकी त्वचा शुष्क और खुरदरी होती है जो कि इसके बॉडी के टेम्परेचर पर, चूँकि मगरमच्छ एक असमतापी जानवर है, हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स है, यानी कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इसीलिए मगरमच्छ जाड़े में हाइबरनेट हो जाता है, यानी सोने के लिए चला जाता है। इस प्रोसेस को हम हाइबरनेशन या सुप्तावस्था कहते हैं। तो ये मगरमच्छ है, इसकी स्किन मोटी होती है, खुरदरी होती है, जो इसे पानी में साथ ही ज़मीन पर तापमान के एडजस्टमेंट को बनाए रखने में हेल्प करती है। गिरगिट ये इसी माहौल में पाया जाता है और अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए इसके शरीर पर एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट इसको कलर चेंज करने में मदद करता है। और गिरगिट अपने दुश्मन से बचने के लिए जिस भी माहौल में रहता है उस माहौल का रंग ढाल लेता है और अपने दुश्मन को दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वो शिकारी से शिकार होने से बच जाता है। ये क्या है, एडॉप्टेशन है जो कि उभयचर जानवरों में पाया जाता है। और लास्ट डिस्कशन करते हैं एडॉप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स का मतलब होता है वायवीय जीव, ऐसे भी जानवर जो कि हवा में रहते हैं और उनकी ज़िंदगी हवा में गुजरती है, उनकी ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा हवा में ही रहकर गुजारा जाता है। ऐसे जंतुओं को हम एरियल एनिमल्स और ऐसे माहौल को हम वायवीय वातावरण कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है पक्षी, बर्ड्स जो होते हैं ये वायवीय कंडीशंस के लिए पूरी तरह से ढले होते हैं। जैसे अगर हमें उड़ना हो या किसी भी जानवर को उड़ना हो तो उसके लिए उड़ना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर ने उसको उड़ने के लायक नहीं बनाया है। उसके शरीर का जो एडॉप्टेशन है वो इस लायक नहीं है कि वो हवा में रह सके। और हवा में रहता कौन है? जो भी हल्का होगा वज़न से वही हवा में उड़ पाएगा और रह पाएगा। तो यही तरह का एडॉप्टेशन नेचर ने बर्ड्स को यानी पक्षियों को दिया है। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं जबकि सभी जानवरों की हड्डियां ठोस होती हैं, इस बात को याद रखिएगा।
तो पक्षियों में जो खोखली हड्डियां होती हैं, इनमें वायु भर जाता है जो इनके वजन को कम कर देता है और पक्षियों को उड़ने में मदद मिलती है क्योंकि इनका वजन उससे कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, पक्षियों के बॉडी पर सूखे हुए पर पाए जाते हैं जिसको आप पंख यानी फेदर्स कहते हैं, और ये पंख जब हवा में फैलते हैं तो उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है और ये आसानी से हवा में उड़ता रहता है। जब इसको लैंडिंग करनी होती है तो ये अपने पंखों को सिकोड़ लेता है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है और ये ज़मीन में नीचे गिर जाता है। तो इस मैकेनिज़्म के साथ ये पक्षी उड़ता है। तो इसके पास अगर पंख और खोखली हड्डियां ना होती तो इसके पास ये एडाप्टेशन ना होता और ये इस तरह से वायुवीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलित ना होता। साथ ही पक्षियों में चोंच पाए जाते हैं। ये चोंच भी इसको खाने में, पीने में और साथ में शिकार बनने से और शिकार करने में हेल्प करते हैं, जो कि एक विशेष गुण है। और आपने देखा होगा कि चोंच से पक्षियों में पाए जाते हैं क्योंकि वायुवीय कंडीशन में ये चोंच हवा को काटने का कार्य करते हैं। सेम ऐसे आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होता है उसका भी शुरुआत का जो हिस्सा होता है वो एकदम नुकीला सा पतला सा होता है, सेम जैसे चोंच होती है पक्षियों की। तो ये एरियल एडाप्टेशन है यानी वायुवीय अनुकूलन है जो पक्षियों में पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एडॉप्टेशन अनुकूलन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इंसान में भी अनुकूलन होता है। इंसान के पास नेचर ने फेफड़ा दिया है। फेफड़े क्यों? क्योंकि फेफड़े वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींच सकते हैं। और इंसान रहता कहाँ पर है? इंसान एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, हिंदी में स्थलीय प्राणी है। ज़मीन पर रहना है तो ऑक्सीजन लेना होगा। ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़े नेचर ने हमें दे रखे हैं। साथ ही हार्ट दे रखा है ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि इंसान की बॉडी वर्टिकल है। तो ये सारे एडाप्टेशन सभी जानवरों में पाए जाते हैं। रेगिस्तान की पत्तियां जो पौधों में होती हैं वो नुकीली क्यों होती हैं? रेगिस्तान के पौधे की जड़ें बहुत गहराई तक क्यों जाती हैं? जो भी पौधे बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं उनकी पत्तियां लंबी और नुकीली क्यों होती हैं? जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं यानी जलीय पौधे हैं, पानी में पाए जाने वाले, उनकी पत्तियां मोटी और स्पंजी क्यों होती हैं? आज के इन सभी क्यों का जवाब आज के इस वीडियो में है। और इस वीडियो की टॉपिक का नाम है पौधों में अनुकूलता यानी एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। लास्ट वीडियो हमने स्टडी की थी एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। तो अनुकूलता नाम के वर्ड को मैंने आपको क्लियरली लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि कोई भी ऐसी क्वालिटी जो किसी भी जीव को, किसी भी पौधे को या किसी भी जंतु को उसके एटमॉस्फेयर में, उसके पर्यावरण में ढालता है या उसमें जीवित रहने लायक उसको बनाता है, इसी को हम अनुकूलन या एडॉप्टेशन कहते हैं। मीन इट इज़ द क्वालिटी विच मेक द एनिमल और प्लांट्स एबल टू लिव इन देयर एटमॉस्फेयर। ये उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है। पौधों में अनुकूलता यानी प्लांट्स में एडाप्टेशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक अनुकूलन, और दूसरा होता है बिहेवियरल, जिसको हम बोलते हैं व्यवहारात्मक अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन में उस पौधे के बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चेंजिंग्स आती हैं जो उसको उसके एटमॉस्फेयर में ज़िंदा बनाए रखती हैं। और व्यवहारात्मक में कोई भी ऐसी चेंजिंग जो उस प्लांट्स के व्यवहार को चेंज कर दे, उसके बिहेवियर को चेंज कर दे। जैसे आपने कीटभक्षी पौधे देखे हैं कि कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थान पर होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़ों को खाते हैं। ये बिहेवियरल एडॉप्टेशन है। अब स्टडी करते हैं अलग अलग पर्यावरण में अनुकूलन कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं एडॉप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट्स यानी रेगिस्तानी यानी मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन। आपने देखा होगा जितने भी रेगिस्तान के पौधे होते हैं, इन पौधों में पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं और नुकीली होती हैं, कांटेदार। तो ये पत्तियां कांटों में रूपांतरित क्यों हुई? इसका मेन कारण ये है कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। पत्तियां अगर नॉर्मल पत्तियों जैसी होंगी तो उन पत्तियों से पानी का नुकसान बहुत ही तेज़ी से होगा। और ऐसी कंडीशन में रेगिस्तान में चूंकि पानी की ऑलरेडी कमी है, वो पौधा सूख जाएगा और जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए पानी की कमी को कम करने के लिए पत्तियां स्वयं को कांटों में रूपांतरित कर लेती हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि जो कैक्टस होता है, जिसको आप नागफनी भी कहते हो, या जो भी कांटेदार पौधे होते हैं उनको बेसिकली कैक्टस कहते हैं, उनके पत्तियां मोटी होती हैं, मांसल होती हैं, चिकनी होती हैं और साथ ही कांटेदार होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो नागफनी की पत्तियां मोटी इसलिए होती हैं जिससे कि उनके अंदर पानी संचय हो सके और पानी का नुकसान कम से कम हो।
इनकी त्वचा चिकनी होती है, जिससे कि सूरज की किरणें इस पर गिरें और रिफ्लेक्टेड होकर के निकल जाएं, यानी परावर्तित हो जाएं। और सूरज की किरणें जब पत्ती पर कम समय के लिए पड़ेंगी तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो होगा, मगर वाटर का लॉस नहीं होगा, क्योंकि पत्ती के ऊपर की लेयर चिकनी है। साथ ही जो कांटे रूपांतरित होते हैं ये भी पानी की बचत को बचाए रखते हैं। दूसरी चीज़ अगर आपने गौर की हो तो रेगिस्तानी पौधों में ज़्यादातर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे तने के द्वारा होता है, और ये हरे तने ही मोटे मांसल हो जाते हैं, जिसको हम पत्तियों के रूप में समझते हैं, बट वो तने होते हैं और हरे रंग के होते हैं, जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकें और पौधे को उस विपरीत माहौल में जीवित बनाए रखें। और रेगिस्तानी पौधों की जो जड़ें होती हैं, जैसे बबूल है या और भी जो ऐसे कैक्टस श्रेणी के होते हैं, तो पौधे जितना ज़मीन के ऊपर होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो पानी की खोज में जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं, और जहाँ पर उनको पानी मिलता है वहाँ तक वो जड़ें अपने आप को विकसित करती हैं। इसीलिए ऐसे कांटेदार पौधों की जो जड़ें होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि वो बहुत गहराई तक पानी की खोज में गई होती हैं। ये भी क्या है? ये एक विशेष अनुकूलन है जो सिर्फ रेगिस्तानी पौधों में पाया जाता है। अब हम स्टडी करते हैं एडॉप्टेशन इन प्लेन एरिया प्लांट्स, यानी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में किस प्रकार का अनुकूलन होता है। तो अगर आपने इन क्षेत्रों के पौधों को देखा हो तो इन पौधों के जो तने होते हैं इनकी छाल बहुत मोटी होती है। तो छाल मोटी होने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, और वो कारण है आग से बचाव, क्योंकि मैदानी इलाकों में जंगल में आग बहुत लगती है और पेड़ अपने आप को आग में जलने से बचाने के लिए अपनी छालों को मोटी कर लेते हैं। ये भी एक अनुकूलन है। घास को अगर आपने ध्यान दिया हो तो घास हमेशा ज़मीन में आगे बढ़ती है, जिससे वो जानवरों से स्वयं को बचाए रखती है और अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, क्योंकि घास जो है ये आपके ब्रायोफाइटा फैमिली में आता है, जिसमें जड़, तना और पत्ती होती तो है मगर शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। इस बात को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा पौधों का एक ऐसा समूह है जिस समूह के पौधों में रूट, स्टेम, लीफ यानी जड़, तना, पत्ती तो होती है मगर पूर्ण विकसित नहीं होती। नेक्स्ट, इस इलाके के जो पौधे होते हैं यानी मैदानी क्षेत्र के जो पौधे होते हैं इनकी भी जड़ें पानी की खोज में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, जो पौधों को बहुत मजबूत सहारा प्रदान करती हैं, और ये पौधे ज़मीन पर टिके रहते हैं। साथ ही परागण क्रिया क्या है आगे आपके लेसन में है, मैं डिटेल्स बताऊंगा। इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि किसी भी पौधे के नर पुंकेसर के परागकण का मादा पौधे के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण क्रिया कहते हैं, और पौधों में ऐसे ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है यानी निषेचन क्रिया होती है। लेकिन यहाँ परागण नहीं समझ रहे हैं, यहाँ हम समझते हैं कि जो भी मैदानी इलाके के पौधे होते हैं इनके बीज हल्के और पंखदार होते हैं। आपने गर्मी में देखा होगा एक ब्लैक बीज के चारों तरफ सफ़ेद रंग के बाल लगे होते हैं, जिसको कुछ लोग फूहा कहते हैं, कुछ लोग राजा कहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? जिससे ये हवा में हल्का रहे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ करके अपने परागण को कर सके और अपने अस्तित्व को बनाए रखे, अपने इस श्रेणी के पौधों को जिंदा बनाए रखे। तो ये क्या है? ये भी एक स्पेसिफिक एडॉप्टेशन है जो कि मैदानी पौधों में यानी प्लेन एरियाज के पौधों में पाया जाता है। अब स्टडी करते हैं एडॉप्टेशन इन टैगा रीजन प्लांट्स, यानी टैगा प्रदेश के जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार का अनुकूलन होता है। तो टैगा प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे आर्कटिक क्षेत्रों में होती है। तो ऐसे एरियाज़ के जो पौधे होते हैं इनकी पत्तियाँ पतली पतली होती हैं और जो इनकी टहनियाँ होती हैं वो नीचे की ओर झुकी होती हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो टहनियाँ नीचे की ओर इसलिए झुकी होती हैं जिससे बर्फ़ के भार से ये टहनियाँ टूट ना जाएं। तो जब ये टहनियाँ नीचे की ओर झुकी होंगी तो बर्फ़ जब इन पर गिरेगा तो स्लोप पा करके बर्फ़ नीचे चला जाएगा। ये क्या है? एक एडॉप्टेशन है। दूसरा, इस प्रदेश की जो पौधों की पत्तियां होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं और साथ में नुकीली होती हैं, जिससे कि बर्फ़ इन पर रुक ना सके और बर्फ़ इन पर टिक ना सके, जिससे पौधे का जो अन्य भाग है उसका भार ना बढ़े और टहनियाँ टूटने ना पाएँ। दूसरी विशेषता होती है कि इस क्षेत्र के जो पौधे होते हैं, चूँकि बर्फ़ की अधिकता होती है तो पानी कमी होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी पौधे यहाँ पर हर मौसम में रहते हैं। पतझड़ और बसंत ऐसा कोई इशू यहाँ पर नहीं होता है। तो ये सारे अनुकूलन इस क्षेत्र के पौधों को ऐसी विषम परिस्थितियों में जीवित बनाए रखते हैं। नेक्स्ट स्टडी करते हैं एडॉप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, यानी जलीय पौधों में अनुकूलन।
तो अगर आपने जलीय पौधों को देखा हो, जैसे आपने जलकुंभी देखी होगी, तो ये हमेशा पानी की सतह पर होते हैं। साथ ही इनकी पत्तियाँ और तने मोटे, मांसल और स्पंजी होते हैं, मतलब दबाने पर पिचक जाते हैं और छोड़ने पर फूल जाते हैं। जलकुंभी आप याद कीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की अधिकता होती है, तो इनको पानी की नुकसान का कोई डर नहीं होता। ऐसी दशा में जब पानी सतह पर होते हैं तो इनसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा आवश्यकता से अधिक पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे इस पौधे के शरीर में जल का जो लेवल है वो बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो अल्प विकसित होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जड़ों का काम होता है पौधे को सहारा प्रदान करना और साथ ही जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करना। तो चूंकि ये ऐसे माहौल में है जहाँ पानी की कमी है ही नहीं, तो जब पानी की कमी है नहीं तो जड़ों को बहुत विकसित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे पौधों की जड़ें बहुत छोटी छोटी रोएदार होती हैं। जैसे जलकुंभी को कभी अगर आपने देखा हो तो उसकी जड़ें बहुत छोटी छोटी सी बाल जैसी होती हैं। ये क्या है? ये भी एक एडॉप्टेशन है। इन पौधों में मूल रोम बहुत कम होते हैं। तो मूल रोम बहुत कम होने का रीज़न क्या है? मूल रोम वो होते हैं जो जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषण करने में मदद करते हैं, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर को प्रमोट करते हैं। तो चूँकि पानी कमी है नहीं, इसलिए जो रूट हेयर्स हैं, मूल रोम, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि अन्य पौधों में मूल रोम यानी रूट हेयर्स पाए जाते हैं। जो सबसे विशेष बात है इन पौधों की वो है प्लवन बीज, यानी इनके जो बीज होते हैं वो भी पानी में तैरने लायक होते हैं और तैरते रहते हैं। जैसे आपने सिंघाड़ा को देखा होगा। तो चूंकि इनकी ज़िंदगी ही पानी में गुजरती है, तो पानी में अगर किसी को भी रहना है तो उसको तैरना आना चाहिए। तो नेचर इन पौधों के बीजों को प्लवन करने की ताकत दे देता है, जिससे इन पौधों का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और ज़्यादा पानी को ये हटाते हैं और पानी में डूबने नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी अनुकूलन ही इन पौधों को उस जलीय क्षेत्र में जीवित बनाए रखती हैं, अदरवाइज़ ये पौधे सड़ गल करके ख़त्म हो जाएं। अब स्टडी करते हैं एडॉप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाले पौधों में अनुकूलन। तो नाम से ही क्लियर है, रेन फॉरेस्ट यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपका मेघालय है, असम है, मिज़ोरम है, इन सब एरियाज़ में। तो ऐसी कंडीशन में जो पौधों के जड़ें होती हैं वो दूर तक फैली होती हैं, जिससे कि इनका आयतन बढ़ जाए और ये ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि पानी में नमी होती है और नमी ज़मीन को कमज़ोर करता है। इस दशा में पौधे अपनी जड़ों को फैलाए रखते हैं स्वयं को बनाए रखने के लिए। साथ ही इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां चिकनी होती हैं और नीचे की ओर झुकी होती हैं, जिससे पानी इन पर रुकने न पाए, क्योंकि पानी अगर इन पर रुकेगा तो ये पत्तियां सड़ना शुरू कर देंगी। तो ये भी क्या है? एक एडॉप्टेशन है जो इनको उस पानी के सड़े हुए माहौल में भी जीवित बनाए रखती है। और इस क्षेत्र के जो पौधे होते हैं इनमें फूल रंगीन होता है। आपने कभी गौर किया हो तो जो रात के पौधे होते हैं इनमें फूल का रंग सफ़ेद होता है और दिन के पौधों में फूल का रंग रंगीन होता है। ऐसा क्यों? तो दिन के समय पर कीट परागण हो सके, यानी कीड़े पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकें, इसलिए उन कीड़ों को आकर्षित करने के लिए नेचर दिन के पौधों के फूलों को रंगीन रखता है। और रात में चूंकि सिर्फ सफ़ेद रंग दिखता है, इसलिए रात वाले पौधों के फूलों का रंग सफ़ेद होता है, जिससे कि परागण क्रिया दिन और रात चलती रहे। ये भी एक विशेष अनुकूलन है। इन पौधों में जड़ें बहुत कम गहरी होती हैं, तो चूंकि जड़ें सतह पर होती हैं, ऐसी कंडीशन में वो पानी के साथ बहने वाले खनिज लवणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे इनके अंदर मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है। ये भी क्या है? एक अनुकूलन है जो इनको उस माहौल में जीवित बनाने में सहायक होती है। एक बहुत ही विशेष बात, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, सांस लेने वाली जड़ें, जिसको हम रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। तो ऐसे इलाकों में चूंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जगह जगह पत्तियां और कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं, जिससे कि दलदल जैसी स्थिति होती है और मीथेन नाम की गैस ज़्यादा होती है, तो पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऐसी दशा में इन पौधों की जड़ें ज़मीन से ऊपर निकल आती हैं और वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को अपने अंदर अवशोषित करती हैं। तो इसीलिए इन पौधों को हम वायवीय या रेस्पिरेटरी रूट्स यानी सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं, जिसका अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्किड पौधा। याद रखिएगा, ऑर्किड प्लांट रेस्पिरेटरी रूट रखता है। और इसी वर्षा वनों में एक पौधा पाया जाता है जो कि स्तंभ परजीवी होता है, जिसको बोलते हैं स्टेम पैरासाइट, यानी उस पौधे के पास तना और साथ में पत्तियां तो होती हैं मगर जड़ नहीं होता। तो ये पौधा किसी ऐसे पौधे के ऊपर आकर के निवास करने लगता है और अपने
तने के जाइलम को उस दूसरे पौधे के तने के जाइलम में इंटर कर देता है, जिससे कि उस पौधे की जड़ से इसको पोषण, खनिज लवण और जल मिलता रहे। और ये एक स्तंभ पैरासाइट यानी स्तंभ परजीवी के रूप में, जिसको स्टेम पैरासाइट कहते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीता है, जैसे कि अमरबेल। तो याद रखिएगा, अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है, यानी कि कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। अगर आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपकी सेवा में ऐसे ही तत्पर रहूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।